टेबल बुक नेटवर्क 18 की ओर से तैयार की गई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने बुक लॉन्च की। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर तैयार की गई इस बुक में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। इस मौके पर गृह मंत्री ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़े कई अनछुए पहलू पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर न्यूज़ 18 यानी नेटवर्क 18 ने एक किताब यानी कॉफ़ी टेबल बुक को बनाया है, जिसको हमारी क्रिएटिव और एडिटोरियल टीम ने बनाया है। और मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी हैं, राहुल जोशी जी, और हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और इस कॉफ़ी टेबल बुक का वो विमोचन करेंगे। राहुल जी। एक सेकंड रुकना भैया। अमित जी, इसमें नरेंद्र मोदी जी के 75 माइलस्टोन्स हमने कैप्चर किए हैं। ये किताब जो है 5 भागों में हम लोगों ने बांटी है। उनकी शुरुआत की साधारण ज़िंदगी, उसके बाद उनका गुजरात में जो उन्होंने समय बिताया, उसके बाद विकसित भारत की सोच, फाइनली ग्लोबल लीडर की तरह उनकी जिस तरीके से उनका इमर्जेंस हुई। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा भी है उनके लिए, और काफ़ी पुरानी तस्वीरें और माइलस्टोन्स कैप्चर किए हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते नजर आए हैं। और ये कॉफी टेबल बुक नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 की ओर से तैयार की गई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने बुक को लॉन्च किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था, आपको याद होगा, और इसी मौके को ध्यान में रखते हुए ये बुक तैयार की गई है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया है। जब वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो सफर उन्होंने तय किया, ये तमाम पहलू इसमें दर्शाए गए हैं। और चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय दिशा मीटिंग ली है और दरअसल इस मीटिंग में जनहित से जुड़ी परियोजनाओं पर मंथन किया गया कि जनता के हित से जुड़े प्रोजेक्ट को एक समय सीमा के अंदर खत्म किया जाए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इसके लिए मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जनता के मुद्दे पर कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। मीटिंग में वृद्धावस्था विकलांग पात्र लाभार्थियों के मासिक आय प्रमाण पत्र की सीमा 4,000 से बढ़ाकर 7,000 करने पर सहमति बनी है, क्योंकि इसके अभाव में कई पात्र व्यक्ति केंद्रीय योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
और हल्द्वानी में शुक्रवार से तलवारबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। हल्द्वानी में एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इसमें 17 देशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी पार्ट ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। तलवारबाजी के ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने यहां की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी राज्य के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा भी मिलती है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। मैं हिमाचल से हूँ पर ट्रेनिंग पटियाला करती हूँ अंडर मोहित सर एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि एशियन में आए हैं और इस बार मेडल की उम्मीद करती हूँ। मैं हिमाचल से खेलती हूँ। अभी मैं एशियन चैंपियनशिप में आई हूँ तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स मेडल की उम्मीद है। अच्छी ट्रेनिंग है हमारी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। हॉल बहुत बड़ा है, अच्छा है। हमारे को ट्रेनिंग हॉल भी मिला है, वहाँ पर हम वार्म अप वगैरह भी कर सकते हैं, बाउट लगा सकते हैं, फिर नीचे आके खेल सकते हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है। 2016 के स्टिंग केस में सीबीआई का ये नोटिस है। हरीश रावत ने नोटिस को रिसीव भी कर लिया है। हरीश रावत ने अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते का वक्त मांगा है। हरीश रावत ने कहा है कि वो बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। इस नोटिस पर हरीश रावत का कहना है कि लंबे वक्त के बाद सीबीआई को उनकी याद आई है क्योंकि फिर से राज्य में चुनाव आने वाला है। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं। विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं। और अब बात कर लेते हैं पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश की। चमोली के नंदानगर घाट में दूसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। भारी बारिश के बाद आई तबाही में अब तक कुल 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एक शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित कुंतरी और लगाफाली सरपाड़ी गांव हुए हैं। वहीं पर धुरमा गांव में भी आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग बाधित होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्दी ही सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। आपदा के दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चलाया गया। डीएम चमोली और एसपी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सेरा धुरमा रोड को खोलने का काम जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। आपदा में 7 की मौत हो गई, 2 अभी भी लापता। काफ़ी मुश्किल वाले हालात यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। लोगों को काफ़ी समस्याएं भी हो रही हैं। डीएम एसपी यहाँ पर पहुँच गए हैं निरीक्षण करने के लिए। और ये जो मानसूनी प्रहार है, मानसून की जो बारिश है अभी थमने वाली नहीं है। अभी मानसून की बारिश की वजह से काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नैनीताल के रैमजे इलाके में पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिरने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि रात में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इससे घरों के साथ ही रास्ता भी टूट गया है। सीवर और पानी की लाइन टूटने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए जल्दी ही ठीक करने की मांग की है। दूसरी ओर पहाड़ से गिरे बोल्डर अब निचले इलाकों के लिए खतरा पैदा करने वाले बन गए हैं। 9:30 बजे के करीब जो है ऊपर से बहुत बड़ा एक बोल्डर जो है आया और पीछे रोड में भी धंस गया, जिससे दूसरी मंजिल में टकरा कर नीचे गिरा है, जहाँ पर सीवर लाइन और पानी की लाइन जो है क्षतिग्रस्त हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने काठ गोदाम सर्किट हाउस में नैनीताल जिले में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा संबंधित सभी आकलन समय से कर लेने के निर्देश दिए हैं ताकि समय रहते आपदा के काम शुरू किए जा सकें। नैनीताल में आपदा के हालात पर सीएम धामी ने यहां मीटिंग की और जल्द से जल्द सभी को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। देहरादून के सहस्त्रधारा, रायपुर, राजपुर जैसे इलाकों के पास बहने वाली नदियां बरसात में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। ऐसे में भले ही प्रशासन नदियों किनारे हुए अतिक्रमण पर जांच करवा रहा हो, लेकिन नदियों के किनारे अतिक्रमण में नेताओं की भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। तो जांच कौन किस पर करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को देहरादून में जिस तरह से अलग अलग जगह पर आपदा आई, उसमें 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। यहाँ नदियों किनारे जिस तरह से टूरिस्ट प्लेस की आड़ में अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ, वो इस मॉनसून में लोगों की जिंदगी तबाह कर गया। नदियों के किनारे कहीं बहुमंजिला होटल बन गए, तो कहीं लोगों ने अपने आशियाने बना लिए, जिनको बसाने में नेताओं का ही बड़ा हाथ माना जाता है। अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बसा तो दिया, लेकिन यहाँ हर साल बरसात में लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई है। अब खुद नेता ही एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ने लगे। आदेश दिए जा रहे हैं कि यहाँ जांच होगी जिन लोगों ने भी नदी को। नहीं, ये तो पहले भी हुआ था जब माल देवता में आई थी, लेकिन जो भी है, हम अगर किसी ने गलत किया है तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। विधायक जी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों की तरफ से बसाया गया। नहीं, हमने किसी को नहीं बसाया, ये गलत बात। क्या कार्रवाई होगी यहाँ? हम आपका वोट बैंक है। ये मेरा वोट बैंक नहीं है। वहीं कांग्रेस का भी यही हाल है। नेता इन लोगों के सहारे सीट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं कि अगर बसावट में दिक्कत थी तो बिजली पानी क्यों मुहैया करवाया गया। बिल्कुल गलत है फैसला। इंक्रोचमेंट तो किसी ने किया ही नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट किया होता, इन लोगों ने वहाँ पर विकास कार्य क्यों किए? अगर अतिक्रमण की भूमि थी तो वहाँ लाइट क्यों लगी, पानी क्यों लगा, बिजली क्यों लगी, आंगनबाड़ी क्यों? आप ही लोगों ने लगवाया है। हमने लगाया, सरकार ने लगाया। सरकार ने काम क्यों किया? पार्षद ने काम किया, विधायक ने काम किया, सांसद ने काम किया, और इरिगेशन ने काम किया, विद्युत विभाग ने काम किया, जल निगम ने काम किया, जल संस्थान ने काम किया। ये हमने थोड़ी कराया। नदियों किनारे अतिक्रमण इस हद तक हुआ कि प्रशासन भी अब जांच करवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब ये निर्माण कार्य हो रहे थे तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी आंखें मूंदे थे? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने भी केदारनाथ विधानसभा के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान अनिल बलूनी ने आपदा के हालात में अपना अनुभव शेयर किया। अनिल बलूनी ने कहा कि विपरीत हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ के जवान काम कर रहे हैं, इन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। अनिल बलूनी ने बताया कि बांसवाड़ा इलाके में केदारनाथ हाईवे पर पत्थर गिरने से जाम लग गया था और इसी दौरान एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी। लगातार पत्थर गिरने की वजह से जेसीबी मशीन भी नहीं चल पा रही थी। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने खुद जेसीबी ड्राइवर से आग्रह किया और अपनी जान पर खेलते हुए गिरते पत्थरों के बीच रास्ता साफ किया। उनके बाद एम्बुलेंस को निकाला गया और गंभीर लोगों की जान बचाई गई। अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने देवदूत की तरह काम करने वाले जेसीबी ड्राइवर को खुद के लिए लाया गया मोबाइल फोन तुरंत सम्मान के रूप में दिया। बलूनी ने कहा कि इस आपदा में जो भी कर्मयोगी इस तरह की सेवा कर रहे हैं, मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं। तो देखिए, आपदा के हालात पर कई ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, जो अब सही भी साबित हो रही है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य भी इस साल को आपदा का साल मान रहे हैं। उनका मानना है कि इस साल सिद्धार्थ संवत्सर, जो कि 100 सालों में एक बार आता है, उनमें बाढ़, भूस्खलन, आसमानी बिजली गिरना, युद्ध जैसे हालात बनते हैं।
जबकि दूसरे ज्योतिषाचार्य का मानना है कि जब कुंभ मेले की 1 साल की अवधि कम होने के चलते ऐसे दैवीय प्रकोप देखने को मिल सकते हैं। जब गुरु अतिचारी उस पे जाते हैं तो एक बार 84 साल पहले हुए थे, इस बार गुरु फिर अतिचारी व्यवस्था में है जो कि 2033 तक रुकेंगे, और शनि भी इस समय पे उससे संबंध जो बना रहे हैं ये कम से कम 45 वर्षों बाद एक बार बन पाता है जो गुरु शनि का इस तरीके से संबंध आ पाता है। तो वो संबंध के कारण ये इतने समय बाद बन रहे हैं। और सबसे मुख्य कारक मेदिनी ज्योतिष के नक्षत्र नाड़ी में जो नक्षत्र नाड़ी है उसमें नीर नाड़ी पे दोनों ग्रहों का भ्रमण होने के कारण वृष्टि से अतिवृष्टि में बदल रहा है। ये अभी सितंबर, पूरा सितंबर रहेगा और पूरे सितंबर बारिश भयंकर होने वाली है। जब शनि की स्थिति जब बृहस्पति में होती है, क्योंकि बृहस्पति भी जल का कारक है और शनि भी जल का कारक है, और शनि इस वर्ष पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो ये योग बनना ही बनना है। और इसमें अतिवृष्टि के साथ आपदाएं आना, भूस्खलन होना, भूकंप का आना और बिजली का गिरना, उससे लोगों का हताहत होना, ये सब चीज़ें चले। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी में एक और बड़े टूट का दावा किया है। बीजेपी की नजर अब कांग्रेस में एक्टिव दिख रहे नेताओं पर है ताकि 2027 से पहले कांग्रेस का काम खराब किया जा सके। यही नहीं, कुछ नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने भी माहौल को और गर्मा दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 2022 में जिन नेताओं ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, ऐसे कई नेताओं को बीजेपी पहले ही तोड़ चुकी है और अब बीजेपी का टारगेट कांग्रेस में एक्टिव दिख रहे नेताओं को तोड़ने का है। बीजेपी ने इसके लिए फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। वहीं इन दो तस्वीरों ने माहौल को और गर्मा दिया है। इसी हफ्ते की शुरुआत में जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा कर दिया। देखिए, बहुत कुछ होने वाला है, उसका इंतजार करिए। कांग्रेस जैसे जैसे चुनाव आएगा और टूटेगी। कांग्रेस के अनेकों लोग संपर्क में हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी चाहती है। सूर्यकांत धस्माना जहां बतौर उपाध्यक्ष कांग्रेस ऑफिस का कामकाज देख रहे हैं, तो ज्योति रौतेला भी फील्ड में एक्टिव दिखी हैं। गढ़वाल में सबसे ज्यादा एक्टिव दिखने वाले सीनियर नेता गणेश गोदियाल भी बीजेपी के टारगेट पर बताए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, तो क्या वाकई एक्टिव दिखने वाले ये चेहरे बीजेपी के साथ जाएंगे? और उनको आज भी वापस अगर सरकार लानी है या भाजपा को कहीं कुछ मुकाम हासिल करना है तो उनको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है, क्योंकि वो बार बार लगातार ये बोलते रहते हैं कि कांग्रेस के लोग आने वाले हैं या कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी तो मैं LUCC का जो प्रकरण था, जो महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी, उनको लेके मुख्यमंत्री जी के पास गई और मुझे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के तमाम शहीदों की आत्मा भी दुखी होगी कि इस प्रदेश में सत्ताधारी दल ये सोचता है कि वो विपक्ष को तोड़कर चुनाव जीतेंगे। तो बहुत दुखद है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि वो विपक्ष के लोगों को तोड़कर और ये चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, तो उससे अच्छा ये होता कि उनकी मंशा बड़े काम की ये होती कि इस प्रदेश की बेरोजगारी को समाप्त करेंगे, महंगाई को कम करेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट अब 2027 है, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। पर अब सवाल कांग्रेस के सामने है कि अगर बीजेपी की नजर उनके एक्टिव नेताओं पर है तो क्या कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए दम लगाएगी? देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ हुई कहासुनी के बाद कर्मचारी ने ग्राहक की डंडों से पिटाई कर दी। वीडियो रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित सहगल पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। इसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी एक ग्राहक के साथ झगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हो रही है और देखते देखते ये पूरा जो झगड़ा चल रहा था मारपीट में तब्दील हो गया। डंडा उठाकर ग्राहक की पिटाई कर दी। इससे पहले भी सहगल पेट्रोल पंप पर कई बार झगड़ा और मारपीट के मामले आ चुके हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।
खबरें जारी हैं, आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा की भतरौंज खान और सल्ट पुलिस ने 14 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद कर लिया। गांजे के साथ 3 तस्करों को अरेस्ट किया। उत्तरकाशी में सोने की चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये पुराने आभूषण की सफाई के बहाने धोखाधड़ी किया करते थे। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय देने की मांग लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस ने झूला घाट में प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। रानीखेत में सड़कों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। बाजार से लेकर घिंघारी खाल तक पूरी रोड पर गड्ढे ही गड्ढे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मीटिंग ली। इसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। चंपावत के दुर्गम इलाकों तक संचार सेवा पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एक मीटिंग की। डीएम ने अधिकारियों ने ऐसे इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पहुंचाने को कहा है। सुराज सेवा दल ने हरिद्वार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर लगाम लगाने को लेकर एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। रामनगर में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल हो रहा है। यहां से चुने खिलाड़ी चेन्नई में 30 सितंबर से होने वाली राष्ट्रीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। विकासनगर में पुलिसकर्मियों को आग बुझाने के तरीकों से अवगत कराया गया। साथ ही अग्निशमन उपकरणों के चलाने के बारे में भी बातचीत की गई। छठे वेतन आयोग की टीम ने अल्मोड़ा में निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी मांगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और कॉलेजेस में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। तो अब कॉलेजों में चुनावी हलचल भी काफी तेज हो गई है। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में काफी जोश है। नैनीताल कैंपस में भी छात्रों ने रैली निकाली, अपने पक्ष में मतदान करने की छात्रों से अपील की। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने भी पुलिस और प्रशासन के साथ मीटिंग की है। भाई मनोज खोलिया का, जिन्होंने अपना पूर्ण समर्थन, ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। तनिष्क मेहरा को इस बार